नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवेज़ आलम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो हम सबको जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मामला हमारे देश का मामला है, हमारा मामला है, हमारे देश की बेटियों का मामला है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सन 2012 में 9 फरवरी 2012 में छावला रेप गैंग केस हुआ था। एक लड़की जो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, वो काम कर रही थी, काम पे जाया करती थी और रोज़ शाम की तरह वो उस रोज़ वापस आ रही थी, यानी कि 9 फरवरी की शाम को वापस आ रही थी। गाड़ी से उतर के उसको 20 मिनट तक पैदल जाना होता था। वहीं पर लाल रंग की इंडिका कार ने उनका पीछा किया और उस लड़की का अपहरण करके वो ले गए। माँ बाप ने जब देखा कि लड़की नहीं आई है तो वो थाने गए। थाने में उन्होंने सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वाले ये कहते रहे कि कहीं गई होगी, आ जाएगी, आप लोगों को बिना बताए गई होगी। और इस तरह करते करते 4 दिन गुजर गए। चौथे दिन यानी कि 14 फरवरी की सुबह एक किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। उसने फ़ौरन 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, छावला की पुलिस थी। वो आई और उसने उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर माता पिता को बुलाया और माता पिता ने उस लड़की को पहचाना और कहा कि यह हमारी बेटी है। दोस्तों, बॉडी की हालत क्या थी उस समय, यह जानकर आपको हैरानी होगी। उसके चेहरे से आंखें निकालकर कार की बैटरी का तेजाब डाल दिया गया था। उस लड़की के बदन को गर्म लोहे से दागा गया था। और तो और यह कहते हुए शर्म आ रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट में एक शराब की टूटी बोतल डाल दी थी। दोस्तों, जिस दिन लड़की का अगवा किया गया था उसी दिन लड़की के माता पिता ने तो रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन असली कार्रवाई उसकी लाश को मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक था उसमें रवि कुमार, दूसरा राहुल और तीसरा विनोद। और पुलिस ने अपनी तफ्तीश करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में मामला चला, जो 2 साल बाद यानी 2014 में निचली अदालत ने इन तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। इस सज़ा के खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की कि हमें जो सज़ा मिली है वो बहुत ज़्यादा है और हम इसके आरोपी नहीं हैं। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कि यह लोग तो सड़कों पर घूमने वाले हिंसक जानवर हैं, फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। पीड़िता के माता पिता को राहत मिली कि उनकी बेटी के हत्यारों को कम से कम फांसी की सज़ा तो मिल रही है, हमारी बेटी को न्याय तो मिला, हमारी बेटी की आत्मा को शांति तो मिली होगी। और यह सब सोचकर उन्होंने राहत की सांस ले ली। लेकिन आरोपियों के वकीलों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें वकीलों ने दोषियों की उम्र, उनकी फैमिली बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और एक दोषी जो उसमें से विनोद था, उसके कम दिमाग का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से सज़ा कम करने की मांग की कि फांसी की सज़ा बहुत है। उन्होंने ज़्यादा ज़ख्म नहीं दिए थे लड़की को, इसलिए उनकी सज़ा कम कर दी जाए। दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह जघन्य अपराध था, हम दोषियों की किसी भी तरह की राहत देने के खिलाफ हैं, कृपया राहत मत दीजिए। और पीड़िता के पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दोषियों को फांसी की सज़ा ही दी जाए। और दोषियों के वकीलों की दलीलों के विरोध में
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती ने कहा था कि 16 गंभीर चोटें थीं। लड़की की मौत के बाद उस पर 10 वार किए गए थे। ऐसे ही अपराध माँ बाप को मजबूर करते हैं कि वो अपनी लड़कियों के पंख काट दें। दोस्तों, यह सुनवाई चल ही रही थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक टिप्पणी दी थी कि भावनाओं को देखकर हम सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा तर्क और सबूत के आधार पर दी जाती है। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन भावनाओं को देखकर कोर्ट में फैसले नहीं होते। यह जब सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और 7 नवंबर 2022 को, यानी कि अभी जो पिछले 7 नवंबर को, चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने 40 पन्नों के आदेश में दोषियों को बरी कर दिया। और बरी करते हुए बेंच ने जो टिप्पणी की वह भी बहुत मायने रखता है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बहुत बातें करेंगे। दोस्तों, बेंच ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी, उनकी पहचान, आपत्तिजनक सामग्रियां मिलने की पहचान, नमूने एकत्र करने, चिकित्सीय और वैज्ञानिक सबूत, डीएनए, प्रोफाइलिंग रिपोर्ट, सीडीआर से संबंधित सबूत आदि को अभियोजन के पक्ष ने महत्वपूर्ण, प्रभावी तथा स्पष्ट सबूतों के द्वारा साबित नहीं किया। साथ ही क्या कहा? साथ यह कहा कि इन एकत्र नमूनों से छेड़छाड़ की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। बेंच ने आगे कहा, अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है और इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप अदालत के पास आरोपियों को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, भले ही वे बहुत जघन्य अपराध में शामिल रहे हों। बेंच ने यह भी कहा कि यह बात सच हो सकती है कि अगर किसी जघन्य अपराध में शामिल आरोपी को सज़ा नहीं मिलती या बरी किया जाता है तो आम तौर पर समाज में और विशेष रूप से पीड़ित के परिवार में एक तरह का गुस्सा और हताशा जन्म ले सकती है। हालांकि कानून अदालतों को नैतिक दोषारोपण या केवल संदेह के आधार पर आरोपियों को दंडित करने की अनुमति नहीं देता। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 नवंबर 2022 को उन आरोपियों को बरी कर दिया। दोस्तों, 10 साल से वो आरोपी जेल में थे और अपनी फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह मामला कैसा पलट गया और उनको दोष मुक्त कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी टिप्पणियों में साफ कह दिया कि अभियोजन पक्ष ने मुजरिम या मुजरिम के गवाहों की अच्छी तरह से पैरवी नहीं की। इसमें एक और तर्क टिप्पणी जो है हाई कोर्ट की तरफ से भी दिया गया था कि डायरेक्ट सबूत जो है ना इस मामले में सज़ा देने के लिए नहीं मिल पाए हैं। हालांकि सरकमस्टेंसेस ये साबित करते हैं और सरकमस्टेंसेस से लगता है कि उन्होंने यह अपराध किया था। लेकिन दोस्तों, सवाल तो बाकी रह जाता है। क्या सवाल? कि तो फिर उस लड़की के गुनहगार कौन थे? क्या भारत की कानून व्यवस्था को हम ये समझें कि वो आरोपियों को सज़ा नहीं दिलवा सकी? क्या हाई कोर्ट को भी यह नज़र नहीं आया? अगर लोअर कोर्ट से गलती हुई तो हाई कोर्ट को भी नज़र नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसके आगे अब क्या कार्रवाई की जा सकती है? किसको जिम्मेदार ठहराया है? किसको निर्देश दिया है कि इसके लिए कार्रवाई की जाए? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हम अगले एपिसोड में इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और इस बारे में हम बातें करेंगे। नमस्कार।